नमस्कार। इनकम टैक्स फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, नया साल है, लोग रेजोल्यूशन लेते हैं पैसा बचाएंगे और इसमें बात आती है एनपीएस की, नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज हम इससे जुड़े सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे, क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों नहीं करने के बारे में आप सोच सकते हैं और कितना रिटर्न मिलेगा, क्या कमियाँ हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या पीपीएफ चुने या एनपीएस चुने, वो सारी बातें। तो से शुरू करते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो एनपीएस है क्या। एनपीएस का नाम है नेशनल पेंशन सिस्टम। ये किस लिए? जाहिर सी बात है कि जो उसके नाम में दिया हुआ है पेंशन, ये इसलिए है कि आप रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें। आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं तो भी आपको एक पेंशन मिल जाए, और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी अब न्यू पेंशन स्कीम में बहुत सारे कर्मचारियों को पेंशन मिलती है, ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन नहीं मिलती है। हम उसकी बात नहीं करेंगे सरकारी कर्मचारियों की, हम यहाँ एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो पैसे कमा रहा है, अपने 20-30 साल 40 साल जो भी उम्र हो उसमें है, उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अकाउंट खोलने के लिए क्या योग्यता चाहिए? आपको 18 से 65 साल के बीच का होना चाहिए। 18 से कम वाले नहीं कर सकते, 65 से ज़्यादा वाले नहीं कर सकते। उसके बाद ये अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, यानी इसमें आपका जो फाइनल जो आउटकम है वो 60 साल का होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू होती है। तो माना जाता है कि 60 के बाद आपको इनकम, पैसिव इनकम बोल लीजिए, पेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये उस टारगेट को ध्यान में रख के बनाई गई स्कीम है। क्या इसमें ऐसा है कि 60 साल से पहले कोई पैसा नहीं मिलेगा? मिल ही नहीं सकता है। जो पैसा मिलेगा वो 60 साल के बाद ही मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें अलग अलग नियम है। इस पैसे को बीच में भी निकाला जा सकता है, बीच में भी मिल सकता है। क्या नियम है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरी चीज़, क्या ये प्राइवेट है? क्या इसमें कोई बैंक भाग गया, कोई मैनेजर भाग गया, ऐसा कुछ होगा? नहीं, भारत सरकार ने इसके लिए कस्टोडियन लगा रखा है, और जिसका मतलब ये है कि इसमें जो भी बदलाव होते हैं उसमें रिजर्व बैंक, भारत सरकार और स्टॉक को रेगुलेट करने वाली जो एजेंसियाँ हैं वो उन सब की निगाह रहती है। बहुत सारी कड़े मानक हैं इसके लिए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपने किसी चिट फंड में पैसा डाला और वो कल को गायब हो जाए, इस तरह की चीज़ें नहीं है। अब बात करते हैं कि सबसे पहला बेनिफिट क्या है नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने का, क्यों करना चाहिए। तो जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए सबसे जो पहला फ़ायदा दिखता है कि इसमें जो आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है वो बढ़ जाती है। मतलब अगर आप एक सामान्य LIC, PPF, प्रोविडेंट फंड या ELSS जैसी किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं जिससे आपको इनकम टैक्स की छूट मिले, तो आपके लिए वो छूट होती है 1.5 लाख की। अब आपने अपने 1.5 लाख रुपए की छूट को पूरा कर लिया, इसके बाद भी आपको और पैसा जमा करना है, आपका इनकम टैक्स और कट रहा है, तो आप NPS में अगर जमा करेंगे तो वो 1.5 लाख की जगह 50,000 से बढ़ के 2 लाख रुपए हो जाएगा। यानी अगर NPS में आप साल में 50,000 रुपये जमा करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 2 लाख रुपए का टोटल टैक्स ब्रैकेट। तो पहला फ़ायदा तो यही है आपके रिटर्न का कि आपको टैक्स में छूट मिलती है। दूसरा फ़ायदा, टैक्स में छूट एक बात है, और ऐसा नहीं है कि जब आपको 1.5 लाख के बाद हो तभी आपको करना चाहिए। दूसरा फ़ायदा ये है कि 60 साल के बाद आपको एक अच्छी खासी पेंशन की व्यवस्था आपकी हो जाती है। पेंशन कितनी होती है इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, मान लीजिए आपकी उम्र है 25 साल और आपने अभी करियर, नौकरी, कॉलेज से निकल के शुरू किया है थोड़ा थोड़ा, और आप इतना लंबे समय के लिए बहुत ज़्यादा पैसा फंसाना नहीं चाहते। आप शेयर मार्केट में भी ट्राई करना चाहते हैं, इसमें भी करना चाहते हैं। आप 1,000 रुपये महीना इसमें जमा करना शुरू करते हैं। 1,000 रुपये महीना आप 60 साल की उम्र तक जमा करते हैं, और जाहिर सी बात है इस बीच में आप और जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे, घर खरीदेंगे, सब कुछ खरीदेंगे। और आज 1,000 रुपये महीने की जितनी वैल्यू है, मान लेते हैं आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन और आपका होटल में खाना थोड़ा सा कम करके आप 1,000 रुपये मैनेज करके वो कर रहे हैं, थोड़ी सी शॉपिंग कम करी, थोड़े से कपड़े कम खरीदे और 1,000 रुपये इस पेंशन फंड में डालते रहे, और 60 साल का होने के बाद आपको मिलेंगे। तो पेंशन फंड का जो 10 साल का एवरेज रिटर्न है वो 10% के आसपास रहता है। 9.9, 10.2, इस तरह से एवरेज रिटर्न जो है सब कुछ मिला के 10% के आसपास रहता है। तो हम 10% ही मान के चलते हैं, तो आपको मिलेगा 34 लाख रुपए के आसपास। आपका जो रिटर्न बनेगा टोटल वो 34 लाख रुपए का कॉर्पस बनेगा। इस कॉर्पस से अगर आप पूरे की पेंशन ले लेते हैं, टोटल पेंशन खरीद लेते, तो लगभग आपको 18-19 हज़ार रुपये महीने की पेंशन उस समय पर मिलेगी। आप कहेंगे 18-19 हज़ार रुपये में उस समय पर क्या होगा, तो हम ये मान के चलते हैं कि आप बाकी सारे इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और बहुत सारी चीज़ें भी करेंगे। लेकिन ये भी देखिए, आपने 1,000 रुपये महीने से शुरू किया और 1,000 रुपये महीने के बदले आपको 18-19 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, और ये सिर्फ तब है जब आप 1,000 रुपये ही इन्वेस्ट करते रहे। अगर इस रकम को आप 50 रुपये महीने बढ़ाते हैं, 1,000 रुपये महीने को हर साल 50 रुपये या महीने के हिसाब से बढ़ाते हैं, यानी अगली साल 1,050, फिर 1,100, फिर 1,150,
हर साल इस तरह से 50 रुपये कंट्रीब्यूशन बढ़ाते हैं, तो जो आपका कॉर्पस है वो लगभग 50 लाख रुपए के करीब हो जाएगा। 10% का मोटा मोटा हम कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ के चलते हैं, और आपकी जो पेंशन होगी वो बढ़कर 27 से 28 हज़ार रुपये महीना हो जाएगी। सिर्फ 50 रुपये बढ़ाकर आपको 27-28 हज़ार रुपये महीने की पेंशन मिलने लगेगी, जो अगेन एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरी चीज़, अब हम बात करते हैं जो लोग टैक्स सेविंग के लिए कर रहे हैं, तो टैक्स सेविंग के लिए आपको 50,000 रुपये की एक्स्ट्रा छूट मिलती है, यानी 1.5 लाख के बाद जो आपको छूट मिलती है 50,000 रुपये इनकम टैक्स रिबेट मिलता है। 50,000 रुपये को मान लेते हैं 12 से डिवाइड करिए तो होता है लगभग 4,000 रुपये अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करें NPS में SIP की तरह, तो ये हो जाएगा आपका 48,000 रुपये। 2,000 रुपये हम मान लेते हैं और एक्स्ट्रा हो जाएगा, और इस 4,000 रुपये महीने को हम बढ़ाते जाते हैं 200 रुपये साल में, यानी इस साल आपने 4,000 रुपये महीना इन्वेस्ट किया, दूसरा आपने 4200 किया, फिर 4400 किया, तो ये जो कॉर्पस होगा वो 1 करोड़ रुपए के आसपास होगा। अगर आपकी उम्र 30 साल है और अगर आप 60 साल तक जमा करते हैं तो 1 करोड़ रुपए का आपका कॉर्पस होगा। इस कॉर्पस को आप पूरा इन्वेस्ट कर देते हैं अगर पेंशन में, तो 65 से 70 हज़ार रुपये की पेंशन आपको 60 साल की उम्र के बाद मिलने लगेगी। अब देखिए, ये एक अच्छा ऑप्शन है। मान लेते हैं आज की तारीख में जो 65 से 70 हज़ार रुपये है, वो उस समय इन्फ्लेशन में 30 साल बाद कितने रह जाएंगे, तो वो तब भी जो 65 से 70 हज़ार 10 से 15 हज़ार रुपये महीने की वैल्यू उसकी रहेगी। तो आपके आज के समय में जितना 10 से 15 हज़ार रुपये होता है, तो हो सकता है इसमें आपका बेसिक जो खाने का खर्चा है या बेसिक कुछ खर्चे आपके उसमें से निकल जाए। अगर आप और भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और भी सेविंग्स करते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी एडिशनल इनकम होगी महीने में। अगर आप इससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ये बिल्कुल अच्छी बात है। बाद में चल के अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत जितना कम से कम उम्र में कर सके, भले ही आप उसको 1,000-500 कितने भी रुपए से करें, उसमें आप उसको शुरू कर दीजिए। अब बात आती है इसको हम शुरू कैसे करें और पैसा कहाँ जमा होगा, कैसे क्या होगा, क्या रिस्क है या नहीं, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि पैसा जमा कहाँ होता है। NPS अकाउंट खुलवाने के 2 तरीके हैं, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। हम बात करेंगे ऑनलाइन तरीके की। ET मनी, जिस पे हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, वो NPS का ऑनलाइन अकाउंट खोलने का एक बहुत आसान तरीका है। मैंने अपना अकाउंट उसी से खोला। उसमें आप जाइए, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का चेक और 2-3 डॉक्यूमेंट और फोटो वगैरह जमा करने पड़ते हैं, और सारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन होकर, बैंक स्टेटमेंट का वेरिफिकेशन होकर आपका ऑनलाइन काम खुल जाता है। अब आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ पर आपको कोई कहे कि भैया लंच के बाद आना, वो कुछ नहीं करना पड़ता, आपका अकाउंट खुल जाता है। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा जिस पर जाके आप वो अकाउंट खोल सके। अकाउंट खुलने के बाद आपको डिसाइड करना होता है कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, E से इक्विटी, C से कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, G से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, A से अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव सबसे रिस्की है। इक्विटी यानी शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में जितना लॉन्ग टर्म में रिस्क होता है उतना रिस्क है। कॉर्पोरेट बॉन्ड थोड़ा सा रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल्कुल सिक्योर है। तो आप को 7 फंड्स में से एक फंड चुनने के लिए मिलते हैं। 7 फंड भारत के जो स्वीकृत पेंशन फंड्स हैं उनके रिटर्न में से आप देख लीजिए। HDFC का है, LIC का है, स्टेट बैंक का है, और भी हैं। इस तरह से उनमें से आपको कोई एक फंड चुनना पड़ता है। तो आपने जैसे मान लीजिए मैंने HDFC का या LIC का या SBI का एक फ़ंड चुन लिया कि इस पेंशन फंड में मुझे पैसा लगाना है। उसके बाद आप उसमें मैक्सिमम, अधिकतम जो पैसा है वो 75% है जो आप शेयर मार्केट में डाल सकते हैं, वो शेयर मार्केट में चला जाएगा, क्योंकि शेयर मार्केट में रिस्क भी ज़्यादा होता है। 5% मैक्सिमम आप अल्टरनेटिव सिक्योरिटीज़ में डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इसके बाद बाकी जो पैसा है आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाना पड़ेगा। तो आपने पेंशन फंड्स में से एक फ़ंड सेलेक्ट कर लिया, आपने 75% एलोकेशन से ज़्यादा आप क्यों नहीं कर सकते इक्विटी में। उसका कारण ये, मान लीजिए आप रिटायर होने वाले थे 2010 में और शेयर मार्केट का क्रैश हो गया 2008 में, या रिटायरमेंट होने वाले था आपका 2022 में और शेयर मार्केट का क्रैश हो गया 2018 में, 2020 में, 2019 में कोविड की वजह से, तो आपका पैसा जो था बहुत सारा कम हो जाएगा आखिर में। तो इसलिए आप 75% से ज़्यादा नहीं कर सकते एलोकेशन। जैसे ही आपकी उम्र 50 साल होगी वैसे ही आपका एलोकेशन हर साल कम हो जाएगा। इसमें आप ऑटोमेटिक ऑप्शन चुन सकते हैं, इसमें आप अपने आप सेलेक्ट करने वाला ऑप्शन भी चुन सकते हैं। तो आपका जो एलोकेशन है वो कम होता चला जाएगा 2.5% के हिसाब से, और 60 साल की उम्र तक आते आते 50% एलोकेशन आपका रह जाएगा इक्विटी में, और 50% आपका जो अपेक्षाकृत सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट सिक्योरिटी इसमें रह जाएगा, ताकि
आपका जो कॉर्पस है वो बहुत ज़्यादा उसमें अंतर ना पड़े, क्योंकि उस समय पर रिस्क की क्षमता कम हो जाती है। इसके बाद जो आपका कॉर्पस बना, जो पैसा बना, उस पैसे को आप 40% आपको कम से कम उसमें से एन्युटी खरीदनी पड़ेगी और 60% तक आप निकाल सकते हैं। यानी मान लीजिए आपका 1 करोड़ रुपए बना, उसमें से 1 करोड़ रुपए में से आप 60 लाख रुपए निकाल के अपने किसी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। 40% से आप एन्युटी खरीद सकते हैं, उस एन्युटी से पेंशन बनती है। दूसरी चीज़, आप 100% भी लगा सकते हैं, आप 100% की पेंशन खरीद सकते हैं, लेकिन 100% पैसा निकालना नहीं सकते, आपको 40% की पेंशन लेनी ही पड़ेगी। और अब बात आती है कि आपने कहा, मैंने बताया कि 7 फंड थे, उन 7 फंड में से अगर मान लेते हैं इस साल मैंने HDFC चुना, लेकिन 5 साल बाद मुझे लगता है या 2 साल बाद मुझे लगता है कि मुझे SBI चुनना चाहिए, तो क्या मैं उसको बदल सकता हूँ? हर साल एक बार बदला जा सकता है, एक बार आप अपना फंड बदल सकते हैं परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए। तो साल में एक बार आप अपना फंड चेंज कर सकते हैं आपने जिसमें चेंज किया है। मान लेते हैं अगर आपने कोई फंड नहीं सेलेक्ट किया, बाय डिफ़ॉल्ट आपको रिटायरमेंट के बाद बिना सेलेक्ट किए आपको पेंशन बनेगी, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट LIC से होगी। अगर आप कोई और फंड चुनते हैं तो उससे होगी। तो ये हो गया आपका पेंशन का सिस्टम। आप जो पैसा जमा करेंगे वो सरकार के चुने गए पेंशन फंड्स में से कोई एक फंड आप उसमें चुनेंगे, उसमें वो पैसा एलोकेट होगा, उम्र के हिसाब से उसका एलोकेशन कम होगा, और उसके बाद जब आप रिटायर होने की उम्र आएगी तब आपको एक निश्चित अमाउंट की पेंशन मिलेगी। पेंशन अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप जो लमसम अमाउंट है वो नहीं लीजिए या कम लीजिए। अगर आप पेंशन कम लेना चाहते हैं, लमसम अमाउंट ज़्यादा ले लीजिए। अब बात आती है कि भाई 60 साल बहुत लंबी उम्र है, इस बीच में अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम क्या कर सकते हैं? तो आप 25% तक पैसा पेंशन फंड से निकाल सकते हैं जीवन में 3 बार। कैसे? मान लीजिए कि अभी आपकी उम्र 30 साल है, कम से कम 3 साल का समय आपका हो गया है और इसके बाद आपको एक घर खरीदना है जिसका डाउन पेमेंट लेना है। तो आपने अभी तक मान लेते हैं 1 लाख रुपए जमा किए हैं, तो 25,000 रुपये आप उसमें से निकाल सकते हैं। अगर अभी तक आपने 10 लाख रुपए जमा किए हैं तो 2.5 लाख रुपए उसमें से आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा। वैलिड रीज़न है कि आपके बच्चों की शादी है, हमको घर बनाना है, आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई, आपको पैसे की ज़रूरत चाहिए, तो आपको अगर वो वैलिड रीज़न देंगे तो आप वो पैसा निकाल सकते हैं उसमें से। दूसरी चीज़, दूसरा सवाल उठता है कि अगर मैं मर गया तो ये सारा पैसा गायब हो जाएगा या 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी? नहीं। अगर पेंशन जमा करने वाले की फंड में इन्वेस्ट करने वाले की डेथ हो जाती है तो इमीडिएट उसको, जो भी उसका नॉमिनी होगा, आपकी पत्नी, आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, जो भी आपका नॉमिनी होगा, उस नॉमिनी को वो सारा पैसा मिल जाएगा, उसको उससे पेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। अगर वो 60 साल के पहले ही पेंशन में फंड में पैसा जमा करने वाला मर जाता है तो 60 साल के बाद अगर ऐसा होता है तो जो नॉमिनी होगा उसको वो पेंशन मिलने लगेगी जो उसने सेलेक्ट की होगी पैसा इन्वेस्ट करने वाले ने। अगर पैसा इन्वेस्ट करने वाले ने कोई ऑप्शन नहीं सेलेक्ट किया होगा, फंड नहीं सेलेक्ट किया होगा, तो फिर वो जो पैसा है वो बाय डिफ़ॉल्ट LIC के फंड में जाएगा और वहाँ से पेंशन मिलेगी। तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको कुछ हो गया अभी 40 साल की उम्र में तो 20 साल आपके नॉमिनी को इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद उसको पेंशन मिलना शुरू होगी। ऐसा नहीं होता है। इसके बाद आखिरी सवाल आता है कि PPF चुने या NPS? तो मेरा जवाब है बिना किसी शक के NPS। क्यों? इसमें PPF में 8% इंटरेस्ट के करीब मिलता है और NPS में 10%। ये 2% का अंतर कितना भारी पड़ता है? क्या ये 2% का इंटरेस्ट कम है या ज़्यादा है? तो मान लेते हैं आपकी उम्र 30 साल है, आपने PPF में पैसा 1,000 रुपये महीना डालना शुरू किया और उसके बाद आपने 15 साल बाद फिर से उसको रिन्यू कर दिया और वो सारा पैसा फिर से 15 साल के लिए जमा किया और 1,000 रुपये महीना फिर भी आप डालते रहे, तो जो आपका 60 साल की उम्र में आपके पास अमाउंट होगा वो होगा 14 लाख रुपए के आसपास। यहीं 1,000 रुपये महीना 30 साल की उम्र से आपने शुरू किया और NPS में डालना शुरू किया, 10% के आसपास आपको रिटर्न मिलता है, तो जो अमाउंट होगा वो होगा 20 लाख रुपए। यानी 7 लाख रुपए के मोटा एक अंतर आपका 2% के अंतर से पड़ जाएगा। 19-20 इसमें कैलकुलेशन हो सकती है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम नहीं बता रहे, लेकिन जो अंतर है वो आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा अंतर होगा। 7 लाख रुपए का अंतर होगा सिर्फ ये 2% की वजह से। तो मेरा प्रेफरेंस, अगर मुझे इतने लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो NPS रहेगा, PPF नहीं रहेगा। आप और चीज़ों को कंसीडर कर सकते हैं कि आपको 15 साल के लिए ही पैसा जमा करना है तो निश्चित रूप से आप एक PPF को चुन सकते हैं। तो आपको NPS और PPF का अंतर समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया कि
आपको लंबे समय में अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, अच्छी खासी पेंशन मिल सकती है। कुल मिला के आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर ज़रूर करिए। अगर आपको एनपीएस स्कीम समझ में आई हो तो उसमें इन्वेस्ट ज़रूर करिए। आपको लगता है किसी और को इन्वेस्ट करना चाहिए तो उनको ज़रूर वीडियो शेयर करिए। देखते रहिए राइट मनी वाइज। नमस्कार, धन्यवाद।